तो आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा जो कि हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा था और यूएन की एजेंसीज पढ़ी थी इसी चैप्टर की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज वो देखें, उसके बाद इस पे आएँ, इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। ठीक है, अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस जो आपके पिछले टर्म के एग्जाम में देखने को मिले थे 2021, 22, 23 में। और एक और बात, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाएंगे, इसी से मिले हुए जो क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इन क्वेश्चंस का करना जरूरी है। और ताकि ये भी आप समझें कि अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके से हमें इनको करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो हमें इसमें करना है, इसको अच्छे से लाइन में लगाना है कि सबसे पहले क्या चीज हुई थी, फिर क्या हुई थी और फिर क्या हुई थी। ठीक है, चलिए अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आपको याद होगा कि यूनाइटेड नेशन के बनने से पहले कुछ चीजें हुई थी, जैसे कि अटलांटिक चार्टर पर साइन हुए थे, याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई थी, तेहरान कॉन्फ्रेंस हुई थी कि नहीं हुई थी। तो वो सबसे स्टार्टिंग की चीजें हैं, उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है आपका। इसमें सबसे पहला देखिए क्या है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल, दूसरा है याल्टा कॉन्फ्रेंस, तीसरा है अटलांटिक चार्टर और इंडिया ज्वाइन द यूएन। तो देखिए आप सभी को पता है कि यूएन के बनने से पहले ये दो कॉन्फ्रेंस हुई है, एक तो आपकी याल्टा कॉन्फ्रेंस और एक आपका अटलांटिक चार्टर पर साइन। और इन दोनों में सबसे पहला कौन सा है, अटलांटिक चार्टर, यानी कि सबसे पहले अटलांटिक चार्टर पर कुछ देशों ने साइन किया था, यानी कि सबसे पहले आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद याल्टा कॉन्फ्रेंस का हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसके बाद याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई है और उसके बाद आपका यूएन बना है और उसके बाद ही तो इंडिया ज्वाइन करेगा, यानी कि तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, क्योंकि ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है आपका वो यूएन की ही एक की एजेंसी है जो कि यूएन के बनने के बाद ही बनाई जाएगी ना। तो आपको यहीं से समझ लेना है कि सबसे पहले ये हुआ है, फिर आपका ये, देन ये और फिर आपका ये। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपका, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज टू। अब सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है यूनाइटेड नेशन का, तो आप सारे के सारे पढ़ लीजिएगा पहले सही से, उसके बाद ही हम इस पे टिक करेंगे। पहला क्या है कि क्या ये वॉर वेपन्स को बनाने से मना करता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्या ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को रोकता है, तो हाँ ये बात सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका कि अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। अब यहां पर चार चीजें दी गई हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बनता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल कब बनता है, लीग ऑफ नेशन कब बनता है और वर्ल्ड बैंक आपका कब बनता है। ठीक है, तो इन सभी चीजों में, और लास्ट क्या वर्ल्ड बैंक, इन चार चीजों में जो सबसे पहले हुई थी आपकी वो हुई थी लीग ऑफ नेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन के बनने से ठीक पहले आपका क्या बना था, लीग ऑफ नेशन बना था। तो 1920 में लीग ऑफ नेशन। वर्ल्ड बैंक आपका कब बना भाई, 1944, 1944। वर्ल्ड ट्रेड कब बना, 1995। और जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है आपका वो कब बना, 1961। तो 1920, 1944, 1961 और 1995। और उसके हिसाब से आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, 1920, 1944, 1961 और 1995। 1920 में क्या बना था, लीग ऑफ नेशन। वर्ल्ड बैंक कब बना आपका, 1944 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में। और आपका लास्ट में कौन सा है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये ऑप्शन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, ए बी सी डी। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि जो क्वेश्चन नंबर है आपका 5, इसका आंसर क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका कि विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द सेफ एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अंडर द यूएन सिस्टम। तो यूएन सिस्टम के भीतर ऐसी कौन सी आपने एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है जिसका काम है कि जो भी आपकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका आपको पीसफुल यूज करना है। तो मैंने आपको IAEA बताया था, है ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और उस पर एक क्वेश्चन भी पूछा था आपसे पिछली वीडियो में कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो अगर आपने वो पढ़ लिया होगा तो यही आपका आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो जब आपने फर्स्ट पार्ट देखा तो उसमें आपने मैंने आपको एनजीओ के बारे में बताया था, दो, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच। ये दोनों किस चीज को लेकर के थे, वो ह्यूमन राइट्स को लेकर के थे, मानवाधिकारों को लेकर के थे। ठीक है, तो यहां पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का आंसर आपको क्या लिखना है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बाकी चीजों पे क्लिक मत करिएगा आप, क्लिक का मतलब टिक नहीं लगाएं। क्यों, क्योंकि आपने यहां पर देख लिया ह्यूमन डेवलपमेंट, और ह्यूमन से ही तो जुड़ा हुआ था ये, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है। इसका ऑप्शन क्या है आपका, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला क्या है आपका कि गिवन द कंटेम्पररी रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड हाउ कैन द यूएन प्ले अ मोर इंपॉर्टेंट रोल। तो इनमें से कौन सा सबसे बेहतर डिफाइन कर रहा है इस क्वेश्चन का आंसर,
तो बाय बीइंग मोर असर्टिव अबाउट ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड कॉलिंग फॉर चेंज। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज टू, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, तो नॉर्मल सी बात है इसका जो आपका होगा वो होगा आपका प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, की जो विश्व में जो संघर्ष चल रहा है उसको रोकना। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जो ऐसा कहेंगे कि भाई एक बात बताओ, जब इसका काम है इन सब चीजों को रोकना, तो क्या ये यूक्रेन और जो रशिया की वॉर हो रही है क्या उसको रोक पा रहा है? नॉर्मल सी बात है भाई, नहीं रोक पा रहा। ये क्यों नहीं रोक पा रहा? इजराइल ईरान की वॉर हो रही है, क्या उसको वो रोक पा रहा है? नहीं रोक पा रहा। ये क्यों नहीं रोक पा रहा? क्योंकि यूएन में कौन है परमानेंट बॉडी में? यूएसए है और रशिया है, और यही दोनों तो वॉर कर रहे हैं एक तरीके से। आपको लगता है कि ये रोकेंगे उसको? नहीं रोकेंगे। और यही देखा जाता है कि यूएन के जो फैसले होते हैं ना, और यूएन का मतलब जो दबदबा होता है इन पावरफुल कंट्रीज का मतलब ज्यादा देखा जाता है। ऐसे ही चाइना है, चाइना को कितना मना करा जाता है कि आसपास के क्षेत्रों के साथ आपको नहीं करना है, उल्टा सीधा मतलब, उल्टा सीधा का मतलब यहाँ पे सॉरी कि उनके ऊपर हमला वगैरह नहीं करना है, बट वो करता है कि नहीं? तो ये जो पावर्स है ना, ये जो सुपर पावर्स है, इनके पास अपार शक्ति है और इसी से तो यूएन चल रहा है, और फिर यूएन क्या ही करे। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव समझ आ गया आपका क्या था? अच्छा दूसरा क्वेश्चन है सर, सॉरी हाँ, अगला है आपका द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज टू, तो कंट्रोल द बिग पावर्स टू एक्सप्लॉइट स्मॉल कंट्रीज, नहीं। चेक पॉपुलेशन ग्रोथ, नहीं। प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, हाँ ये हो गया हमारा। 15 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन वाज एस्टेब्लिश्ड, यूनाइटेड नेशन कब बना आपका, ये पूछा जा रहा है। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, क्या आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या बना था? लीग ऑफ नेशन बना था। क्या बना था आपका? लीग ऑफ नेशन। ठीक है, दूसरा क्या लिखा भाई इसमें कि आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन टू द यूएसएसआर, लेकिन डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर कब हुआ था? 1991 में, लेकिन यूएन तो उससे पहले बन गया भाई। अगला क्या है? बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले बना था? हाँ, यहां पर आंसर होगा आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ठीक पहले बना था आपका, लेकिन नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना है। लीग ऑफ नेशन क्या काम क्या था कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, लेकिन लीग ऑफ नेशन ने क्या किया? लीग ऑफ नेशन के रहते हुए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, 1945 तक जो चली थी, इसलिए लीग ऑफ नेशन को हटाया और क्या बनाया फिर आपका? वो बनाया आपका यूनाइटेड नेशन। तो यहां पर होगा आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ये जानबूझ के किया मैंने ताकि आप इस चीज को समझें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया भाई, टिक कर देते हैं। ठीक है, और ऐसा बहुत सारे बच्चे करते हैं कि वो जब ऑप्शन पढ़ते हैं ना तो उनको लगता है यार ये सिमिलर वर्ड है जो मैंने पढ़ा था, और यही और टिक कर दिया। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूं। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो एमसीक्यू में अपार गलतियां करते हैं, और ऐसी गलतियां करते हैं जो घर आके वो पछताते हैं कि भाई मुझे तो इसका आंसर पता था, मैंने सही से इसको पढ़ा नहीं। हमेशा एमसीक्यू क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है आपको। 1 मार्क का होता है तो क्या हुआ, उसको आप ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इसमें जो पूछा उस पर तभी आप सी पे हाँ कर गए थे कि नहीं कर गए थे, लेकिन इसका आंसर क्या है कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूनाइटेड नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड, यानी कि 1945 के बाद आपका क्या बना? यूनाइटेड नेशन बना। यानी कि हालांकि बना तो यूनाइटेड नेशन में ही, मतलब सॉरी 1945 में ही, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, चल अगला सवाल है आपका, ये चित्र जो इस चैप्टर से आता ही आता है, और ये चित्र है आपका कि व्हाट डज दिस लोगो सिंबलाइज, ये क्या एक तरीके से दर्शा रहा है। तो ये जो दर्शा रहा है इसमें आपको क्या बताएंगे? एक तरीके से एक तो इसमें ग्लोबल प्रोग्रेस, नहीं। वर्ल्ड पीस, इक्विटी इन द वर्ल्ड, और एक बता रहा है इसमें हार्मनी अमंग्स दी पीपल। ये भी मैं आपके लिए छोड़ देता हूं सवाल, कि आप बुक लीजिए, उस बुक से करके आप मुझे इसका भी कमेंट में बताइए कि आखिर जो यूएन का ये लोगो है, हालांकि ये यूएन का ही लोगो है, जिसमें ये जैतून की पत्तियां हैं, ठीक है, और जो विश्व को एक तरीके से रोक रखी है, पूरा विश्व का मैप है, और आपको इस लोगो का ही बताना है एक तरीके से। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए ही, क्वेश्चन नंबर 20 लिखेंगे और फिर आप उसका मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन टू विच दिस लोगो बिलोंग्स। तो ये लोगो नॉर्मल सी बात है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। चलिए अब इसके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। पहला क्या है? यूएन्स मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर इन द रिप्रेजेंटेटिव हेड इज। अब इसका जो मोस्ट पब्लिक फिगर क्या है? आपने एक नाम सुना होगा, एंटोनियो गुतेरस। ठीक है, ये जो है पुर्तगाल के हैं और यही यूएन के महासचिव हैं। ठीक है, तो ये हैं आपके सेक्रेटरी जनरल। एक और बात ध्यान रखिए, मैंने क्या बोला? सेक्रेटरी जनरल, नॉट जनरल सेक्रेटरी। समझ रहे कहने का मतलब क्या बोला मैंने?
सेक्रेटरी जनरल। इस बात का ध्यान रखिए, पहले जनरल सेक्रेटरी लिख देते हैं बंदे की, बंदा जनरल सेक्रेटरी है, बट ऐसा नहीं है, वो क्या है आपका सेक्रेटरी जनरल। चलिए दूसरा क्या है आपका, द हाईएस्ट फंक्शनरी ऑफ द यूएन इज कॉल्ड, इसका आंसर भी सेम वही जो आप इसमें लिखेंगे। तीसरा क्या पूछ रहा है कि इन द यूएन जनरल असेंबली ऑल मेंबर्स हैव डैश वोट ईच, तो जनरल असेंबली में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उन सभी के पास एक वोट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32, द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज डैश परमानेंट एंड डैश नॉन परमानेंट मेंबर, तो सिक्योरिटी काउंसिल जो आपका है उसमें कितने परमानेंट मेंबर हैं, तो वो हैं 5, और नॉन परमानेंट कितने हैं, तो वो हैं आपके 10, 5 और 5 10, ठीक है। चलिए द मेंबर द डैश मेंबर ऑफ द यूएन, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला पूछ रहा है कि द डैश मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड इन द मैनर सो दैट दे रिप्रेजेंट ऑल कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब यहां पर एक वर्ड कौन सा है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर, तो उसमें होते हैं 5 मेंबर, ठीक है, तो इसका होगा परमानेंट मेंबर लिख सकते हैं, वैसे परमानेंट मेंबर ही लिखना है आपको कि द परमानेंट मेंबर ऑफ द ऐसे करके, ठीक है। अगला क्या है आपका कि विद इन द यूएन द इन्फ्लुएंस ऑफ द डैश इज कंसिडरेबल। अब इसमें सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस है यूएन में किसका देखा जाता है, सबसे बड़ी महाशक्ति कौन, यूएसए, कौन, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ओके। चलिए अगला है डैश इज एन एनजीओ दैट कैंपेन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी क्वेश्चन कराया था थोड़ी देर पहले ही कि एनजीओ टाइप के 2 ही हैं जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए छोड़ा जा रहा है कि आप ही इसका जवाब देंगे, मुझे पता है कि आप इसका जवाब दे देंगे, ठीक है, क्योंकि आप थोड़े से इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है आपका कि नेम एनी 4 एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, कोई सी भी 4 एजेंसी लिख दिए, नीचे दिया गया ये सब एजेंसी ही तो है, और इसकी फुल फॉर्म भी पूछ रहा है, तो डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म में पता ही है, यूनिसेफ की भी पता है, ह्यूमन जो यूएनएचसीआर ये आपका हो जाएगा यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, एचसीआर जब होगा आपका तो वो रिफ्यूजीज के लिए है, ठीक है, और एचआरसी है तो वो किसके लिए है, वो ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अभी मैं हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर एचसीआर था और ये एचआरसी था, सिमिलर तो आप जल्दबाजी में लिखेंगे ना, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, एकदम ध्यान से पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। चाहे आप कितने ही बड़े मतलब महारथी हैं, मैं मानता हूं, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि आपसे हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा वक्त लेकर के पढ़िए कि ये क्या पूछ रहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम देखते हैं वो ऐसा नहीं होता है। जैसे कि अभी हुआ क्या था, यहाँ पर यूएनएचसीआर था, लेकिन ये हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज का है, शरणार्थियों के लिए संगठन था आपका ये, जो कि थोड़ी देर मैंने पहले बताया था ना आपको, तालिबान अफगानिस्तान वाला, वही वाला था ये जो पिछली वीडियो में था, खैर। और ये था आपका ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनेस्को कर लिया, यूएनडीपी कर लिया, यूनिसेफ भी हमारा हो ही गया था, ठीक है। खैर चलिए एक क्वेश्चन और है आपका जिसका मैंने डिस्कस नहीं किया था, वो है आपका आईएलओ, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्यों बताया, देखो आपने सारे की एजेंसी पढ़ी लेकिन उसमें आईएलओ नहीं है, आईएलओ नहीं है, उसके लिए मैंने यहां पर एक क्वेश्चन बनाया था। देखिए आईएलओ क्या होता है कि आप सभी को पता है कि हर एक देश के जो नागरिक होते हैं ना, दूसरे देशों में काम करने के लिए जाते हैं, और भारत जैसा जो आप देश देखते हैं ना, इस भारत में आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि यहाँ के बहुत सारे जो लोग हैं वो दुबई चले जाते हैं, सऊदी अरब चले जाते हैं काम की तलाश में, और वहां पर वो काम करते हैं, ठीक है। उनकी सुरक्षा के लिए उनको सही सहूलियत मिले, उनको सही से सैलरी वगैरह टाइम पर मिल जाए, उनको कोई दिक्कत वगैरह ना हो, क्या हमने बनाया संगठन उसके लिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो उन लेबर्स के लिए ही ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, ठीक है। ये बहुत पहले ही बन गया था आपका 1920 के आसपास में। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाईलाइट एनी 2 फंक्शन ऑफ द यूनिसेफ विद द मेक इट अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो ये आपको यूनिसेफ के बारे में 2 फंक्शन बताने हैं, ठीक है। ये 2023 वाले में क्वेश्चन आया था सीबीएसई के। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ ही गया, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि वाई इज वीटो पावर कॉल्ड अ नेगेटिव पावर। आया कि नहीं आया, नेगेटिव पावर कब आया था, ये सीबीएसई 2018 के पेपर में आया था, और यहाँ पर नेगेटिव पावर है ये। और एक और इसमें क्या लिखे, शुड द वीटो पावर बी अबॉलिश और नॉट, और सपोर्ट योर आंसर विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट। अब देखिए वीटो पावर नॉर्मल सी बात है, नेगेटिव पावर है, ठीक है। क्या इसको हटाना चाहिए, तो बिल्कुल हटाना चाहिए, क्योंकि भाई ये क्या कर रहा है, ये तानाशाही दिखा रहा है ना कि भाई जो चीज आपको नहीं पसंद आपने वीटो यूज कर दिया, और किसके पास है, केवल परमानेंट मेंबर्स के पास है। तो क्या ये सही है, नहीं सही नहीं है, तो इसको लेकर के ये सवाल यहां पर पूछा गया है, ठीक
ठीक है। इनके अगर आपको आंसर भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहां पर सब कुछ है, आपके एग्जाम से जुड़ी हुई हर एक चीज मिलेगी आपको। कहां पर? जो इन फिजिक्स का टेलीग्राम चैनल है उसमें आप जाएंगे और उसमें क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस में आप क्लिक करिए, वहां पे जुड़ जाइए और वहां से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने फोन में, अपने लैपटॉप में हमारी वीडियोस को देखना है, ठीक है, जो हम लेक्चर्स लेकर के आएंगे, ठीक है, और बस उन्हीं से आपका सब कुछ कल्याण हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज मींट बाय वीटो पावर, नेम 4 कंट्रीज दैट एंजॉय वीटो पावर। कोई सी भी 4 कंट्री का नाम लिखना है आपको जिनके पास वीटो पावर है। तो वीटो पावर कौन सी कंट्री के पास है भाई? तो जो परमानेंट मेंबर है किसके? सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके पास है, ठीक है। खैर ये वीडियो को हम यहीं पे करते हैं खत्म, ठीक है, और आशा करता हूं आपने ये वीडियो भी देख ली होगी जो इसमें हमने टॉपिक्स पढ़े थे, जो कि आपका फर्स्ट पार्ट था। मैं चाहता हूं पहले आप फर्स्ट पार्ट देखें, उसके बाद सेकंड पार्ट पे आइए, ठीक है। और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे, प्लीज मुझे वो कमेंट बॉक्स में आंसर उसका दीजिए, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपको कितना समझ आ रहा है, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत वगैरह है तो आप मुझे, दिक्कत का मतलब है कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा किसी खास चैप्टर पे फुल एक्सप्लेनेशन की वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम अगला चैप्टर को हम कवर करेंगे। इसी तरीके से चलता रहेगा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।